जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बैठक हुई है। बीएल संतोष ने दलित नेताओं के साथ ये बैठक की है। तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं। दलितों को समझाने घर घर जाएगी बीजेपी, ये बीएल संतोष की ओर से कहा गया है। बैठक में पार्टी के दलित नेताओं ने अपनी बात रखी है। दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम आगे बढ़ाएगी बीजेपी। आपको बता दें कि इस जातीय मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। इसी के साथ ओबीसी दलित वोटरों को वापस लाने में जुटेंगे, ये बीएल संतोष की ओर से कहा गया। लोकसभा में पार्टी का वोट बैंक जो खिसका है उसको लेकर फीडबैक उनसे लिया गया है। बेबी रानी मौर्य के आवास पर दलित नेताओं की बैठक हुई है और भोज जल्द आक्रामकता से सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखे, बीएल संतोष की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष की ओर से बैठक की गई है। आपको बता दें कि तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और लोकसभा चुनावों में जो बीजेपी का वोट बैंक खिसका है, ओबीसी दलित वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी बहुत ज्यादा सजग नजर आ रही है। दलितों को समझाने घर घर जाएगी बीजेपी, बीएल संतोष की ओर से कहा गया है। बैठक में पार्टी के दलित नेताओं ने अपनी बात रखी है और दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम आगे बढ़ाएगी बीजेपी, उनकी ओर से कहा गया है। एक बार फिर से अपने उसी वोट बैंक को पाने के लिए बीजेपी तत्पर नजर आ रही है, क्योंकि इसी वोट बैंक के खिसकने के चलते भारी नुकसान बीजेपी को हुआ है लोकसभा चुनावों में। और खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को यही हुआ है, क्योंकि बीजेपी यहां पर फ्रंट फुट पर अपने आप को मानकर चल रही थी, लेकिन एकदम पीछे आ गई है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी सामने आई है और उसके बाद बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उपचुनाव एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक खिसका है, ओबीसी दलित वोट बैंक, इसको वापस पाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, जो वोट बैंक बीजेपी का खिसका है दलित और ओबीसी का, इसको साथ लाने के लिए बीएल संतोष जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर और कितनी कामयाब होती है दिख रही है? निशुल्क बीएल संतोष का 2 दिवसीय दौरा लखनऊ में था। वैसे उनका ये रूटीन दौरा था। साल में एक राज्य में ये जो भी महामंत्री होता है वो बैठकें करता है और सारी चीज़ों को खंगालता है कि पार्टी की एक्टिविटीज़ क्या क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं, कहाँ पे हमें किस वर्ग का वोट मिल रहा है, किस वर्ग का नहीं मिल रहा है, कहाँ पे क्या असंतोष है, कहाँ पे नहीं है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का ये दौरा इसलिए अहम हो गया कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी 80 में से 33 सीटों पे सिमट कर रह गई थी। अब जब बीएल संतोष द्वारा ये बैठक ली गई, अलग अलग फ्रंट के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा, मीडिया सेल द्वारा, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थे, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल थे। तो 3-4 प्रमुख बातें उभर कर आई कि एसी और ओबीसी जो मतदाता थे उनकी भी नाराजगी देखने को मिली। जो भी बीजेपी का मीडिया अकाउंट देखता था उसकी भी सुस्ती, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अधिकारियों की मनमानी जैसी बातें इन लोगों के सामने आई मीटिंग में। और ऐसा माना गया कि कार्यकर्ता निराश था, उनकी कहीं पूछ नहीं हो रही है। और स्थानीय स्तर पे जिस तरह से एक तरह से भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई मीटिंग में कि इस तरह के भी क्रियाकलाप देखने को मिले कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, उसका भी खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। और इसके साथ साथ ये भी मीटिंग में सामने आई बातें कि जो भी बाहरी नेता शामिल हुए उसका भी दुष्प्रभाव पड़ा पार्टी पे और पार्टी के कार्यकर्ता निराश हो गए और वो घरों में बैठे रहे, वो निकले नहीं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो दलित मतदाता है, जो ओबीसी मतदाता है, पीएम मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद से जिस तरह लाभार्थियों का एक वोट बैंक तैयार किया था जिसमें सभी धर्म के थे, सभी जाति के थे, वो चाहे दलित हो या ओबीसी की जितनी भी जातियां हों, उन जातियों के वर्गों का वोट हो। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने
आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र बचाने जैसी बातों को कहा, आरक्षण छीन लेने की बातों को कहा और दलित मतदाता, ओबीसी मतदाता जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए और वो इंडिया गठबंधन के साथ हो लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबक बन गया, क्योंकि ठीक 2 साल बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी एक अपना स्ट्रेटजी प्लान के तहत अब गाँव में जाएगी और वो दलित मतदाताओं को, ओबीसी मतदाताओं को समझाने का प्रयास करेगी। और एक निर्णय मोदी सरकार द्वारा और जो अभी आया है कि जो 5 लाख आयुष्मान कार्ड था उसे 10 लाख करने की बातें आ रही हैं, तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव में जा सकते हैं, दलितों के बीच जा सकते हैं, ओबीसी मतदाताओं के पास जा सकते हैं। राशन को लेकर और शासन अनुशासन की जो बातें थीं और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड की जो बातें थीं, आवास की जो बातें थीं, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको ये बताने का प्रयास फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं कि ये सब मोदी की वजह से और योगी की वजह से आपको मिल रहा है और कहीं से न तो संविधान को खतरा है, न लोकतंत्र को खतरा है, न आरक्षण को खतरा है। तो ये बीएल संतोष की मीटिंग में निर्णय हुआ है और इस निर्णय पर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमल करते हुए दिखाई भी देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति बीजेपी के लिए बनी हुई है, चाहे हम हाथरस की बात कर लें, ये स्थिति बीजेपी के लिए ऐसी है कि वो निपटने की कोशिश कर रही है लेकिन उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए क्या वो रामबाण साबित होगा, क्योंकि रोजगार, गरीबी का मुद्दा तो है ही दलितों के लिए बीजेपी के सामने। कैसे निपटेगी बीजेपी? हाथरस जैसी घटना पे अब हम समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये सारे दल एक तरह से चुप हैं। अखिलेश यादव भी भोले बाबा के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो सत्संग करने वाले लोग होते हैं उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास भी एक खास वोट बैंक होता है। तो ऐसे में राजनीतिक दल कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं, दूरी बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें एसआईटी का गठन किया है, जिस तरह भोले बाबा की जो भी संपत्ति है उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अगर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उसका जो एम्पायर है भोले बाबा का, अगर उस पर कठोर निर्णय ले करके एसआईटी का जो भी रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट के आधार पे और जो भी उनकी ज़मीनें चिन्हित किए जा रही हैं, अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उनसे संपत्ति छीनकर राज्य सरकार अपने पास फिर लेती है, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का, योगी सरकार का जो जीरो टॉलरेंस की बातें कही जाती हैं वो सामने आएंगी और ऐसे में जनता का विश्वास पुनः योगी सरकार जीत भी लेगी। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं या फिर किसी भी जिले में इस तरह की घटना हो तो उसका दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि आप जब तक उस पर जांच कराकर कोई भी निर्णय लेंगे, कार्रवाई करेंगे, तब तक विपक्ष अपना काम कर चुका होता है और जिसको जितना मुद्दा उठाना चाहिए वो उठा लेता है। जैसे अभी राहुल गांधी को देखा जाए तो राहुल गांधी हाथरस तो पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी बंगाल में कोई घटना घटती है तो वहां नहीं पहुंचते हैं, तो इसी को राजनीति कहते हैं। और उत्तर प्रदेश चूंकि सर्वाधिक लोकसभा का, सर्वाधिक विधानसभा का राज्य है, तो यहाँ पे सभी पार्टियां अपना जनाधार मजबूत करना चाहती हैं और ये हाथरस जैसी घटना चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो, सबके लिए एक मुद्दे के रूप में ही देखा जा रहा है और सभी लोग इस पे अपनी बातें रख भी रहे हैं। हालांकि भोले बाबा के खिलाफ मायावती तो खुलकर फ्रंट पे आई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस के चक्कर में न पड़े और इसकी गिरफ्तारी कराए सरकार तुरंत। तो मायावती ने एक इकलौती नेता मायावती उत्तर प्रदेश में दिखाई थी जो भोले बाबा को आडम्बरी और जो भी संज्ञा उन्हें देनी चाहिए उन्होंने दी और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की बात कही। लेकिन अन्य कोई भी राजनीतिक दल उस मुद्दे पर कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। ये तो साफ तौर पर देखा ही जा रहा है कि इस तरीके से इस मुद्दे से बचा जा रहा है, उनके बारे में कुछ बोलने से बचा जा रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी उपचुनावों को लेकर तैयारी में जुटी हुई बीएल संतोष की ओर से बैठक की गई है। दलित ओबीसी वोट बैंक को दोबारा से साधने का प्रयास बीजेपी यहाँ पर करती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।